नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में एक और नया जो है लेक्चर हम करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है 8 लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में भी अलग से बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर ये आधारित बुक है, आप इसको परचेज करके आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के जो है एनसीईआरटी का एक संकलन है। तो ये चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक का, और जिसका नाम है पार्लियामेंट, जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। इसके 2 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हम। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो यही आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको सफलता मिल जाए, उसको बहुत सारे एग्जाम भी देने पड़ सकते हैं, और ऐसा आप सभी के साथ भी हुआ होगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बढ़ना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? देखिए, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं पार्लियामेंट के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका या संसद कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है। देखिए, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में, मतलब चैप्टर 2 के अंदर जो है इसका उल्लेख है। और आर्टिकल की बात करूं तो 79 से स्टार्ट होता है और ये 122 तक इसके अंतर्गत आता है। संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति, एक सदन हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा, 2 सदन हो गए, इन दोनों से मिलकर बनेगी। और जिसका नाम जो क्या होगा, तीनों से मिलन होगा जिसका, उसका नाम पार्लियामेंट होगा। ठीक है, जिसमें राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और जिसके अंदर एक लोकसभा होगी, हाउस ऑफ द पीपल जिसको बोलते हैं हम, वो होगा आपकी लोकसभा। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा जो ब्रिटिश संविधान है उसी की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप सब जानते हैं क्योंकि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलके ही जो है हमारी पार्लियामेंट का गठन होता है। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम के अंदर अधिनियम में केंद्र और द्विसंविधानात्मक, मतलब 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा, इनसे मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनी है। समझ आ गया आपको? ठीक है, चलिए, लोकसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। जो राष्ट्रपति का पद है वो भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। और यदि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाएं तो वो कहां से लिया गया है? महाभियोग की बात करें, इम्पीचमेंट की बात करें, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसके अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। समझ आ गया? ब्रिटेन के संविधान को जो है क्या बोलते हैं? संसद की मां कहते हैं, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो देखिए इसमें आपको 550, यदि कई बार आपको इसमें 552 भी ऑप्शन मिल जाए तो आपको 552 करना है। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात बताऊं तो देखिए लोकसभा के अंदर 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी दो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन जो चुने जाते थे, वो अभी इस संविधान अभी नहीं चुने जा रहे हैं। ठीक है, सरकार ने अभी इसको मना कर दिया है। ठीक है, अभी ये नहीं चुने जाएंगे। क्लियर है? तो अभी हम फिलहाल इसकी बात करें तो 550 इसमें राइट होगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए लोकसभा जो है सदन है, इसका आर्टिकल 81 में जो है उल्लेख है, आर्टिकल 81 में। ठीक है, 80 में राज्यसभा का, वो बात भी हम करेंगे। शुरुआत के अंदर क्या था, 500 सदस्य अधिकतम का प्रावधान था जब मूल संविधान बना, समझ गए आप। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, जैसे 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो उसके अनुसार क्या है, 1956 के अनुसार कह दिया कि लोकसभा में 525 अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन 525, फिर उसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ, उसमें जो बढ़ा दी संख्या, उसमें बढ़ा के क्या कर दिया कि जो अब है 525 से 545 कर दिया। कितना कर दिया? 525 से 545। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद गोवा दमन दीव पुनर्गठन हुआ 1987 अधिनियम, फिर जो है 552 कर दिया। कितना कर दिया? 552। वर्तमान में आपसे पूछे तो 545 बताओगे। अब इसमें अधिकतम पूछा है तो आपको 550 राइट करना है, लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 545, जिसमें 530 तो राज्यों से चुन के आए सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से, और 20 सदस्य की बात करें जो 530 तो ये हो गए, और 13 सदस्य है वो संघीय क्षेत्रों से चुने गए। तो टोटल जो है वर्तमान की स्थिति 545 है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा का उल्लेख है वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? 80 में। 79 में आपकी किसका है? संसद का उल्लेख मिलता है, जैसे 79 से स्टार्ट होता है और 122 तक जाता है, बताया मैंने। 80 में राज्यसभा जो उच्च सदन है, और 81 में लोकसभा हो गया। तो इसका कार्यकाल लोकसभा वाले का पूछे तो 5 साल होता है। ठीक है, सरकार गिर जाए वो अलग बात है, एक परमानेंट हाउस तो है नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट होता है। ठीक है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? कितना होता है? 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक है भाई, चलिए राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया? राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया? एक दो क्वेश्चन और इसमें मैं ऐड कर देता हूं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वाले में संविधान का जो आर्टिकल आपका 83 है, उसके अनुसार राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, और इसको जो है मतलब विघटन नहीं किया जा सकता, और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3, वो 2 वर्ष के अंदर क्या है रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो गठन है 1950, 51, 52, 53। तो 1952 में जो है इसका गठन होता है, और जो इसका पहला सेशन है, प्रथम सेशन है, वो 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 13 मई 1952 को। लेकिन उस टाइम पर इसको राज्यसभा नहीं कहते थे, उस टाइम पे इसको राज्य परिषद बोलते थे, परिषद। तो 1954 में जो है इसको क्या नाम दिया गया? राज्यसभा। ठीक है बच्चे, बहुत सारे फैक्ट होंगे जिनको आप ऐड कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं अधिकतम, जिसमें से अभी वर्तमान में आपसे पूछ ले तो 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है? तो 12 सदस्य चुनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल, संसद। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए अभी हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो अभी हैं ओम बिरला। ठीक है, ये कोटा राजस्थान से हैं ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर हैं। पहले लोकसभा स्पीकर आपसे पूछ ले तो उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला जो आपसे का जो लोकसभा स्पीकर था वो कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। वो 1952 से लेके 1956 तक रहे।
1952 से लेके 1956 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब पूछा गया इसमें इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो आप सब जानते हैं इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 97 है, आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97 के अनुसार क्या है, राज्यसभा का जो सभापति है वो तो आप सब जानते हैं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा का स्पीकर बोलते हैं। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर हम बात करें लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के जो हैं वेतन और भत्ते हैं वो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, और इनका उल्लेख है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ, कमेंट करके आप बताएंगे कि वर्तमान के अंदर लोकसभा स्पीकर को कितना वेतन दिया जाता है, कितना वेतन मिलता है। ठीक है, ये बताएंगे। मैंने जो पिछले वीडियोस हैं उनमें आपको बताया था राष्ट्रपति को कितने देते हैं, उपराष्ट्रपति को कितने देते हैं, प्रधानमंत्री को कितने देते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग, या फिर वित्त मंत्री? तो वित्त मंत्री तो नहीं करता, अभी निर्मला सीतारमण है। लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करता, अभी ओम बिरला है। योजना आयोग की जगह अब क्या गया? नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति करता है भाई। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 वह आर्टिकल अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 148 के अनुसार भारत में एक कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये संघ और राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट है वो किसको देंगे? अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इनमें से हम बात करें किस सदन का सदस्य है वो नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर विधान परिषद? सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करें तो इसके अंदर आप सब जानते ही हैं कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जैसे अभी एम वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, विधानसभा किसी राज्य के अंदर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर आपको पता ही है, ओम बिरला मैंने बताया। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, सभापति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आर्टिकल 64 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव है वो केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, जो उपसभापति होता है, जैसे कई बार सभापति ना हो तो वो हाउस को जो है होस्ट करता है, तो उसका जो चुनाव है वो केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। समझ आ गया? चलिए, संसद के किसी सदन का द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व या अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। संसद के किसी सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को
लोक महत्व या अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट होगा स्थगन जो है हम बात करें स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं उसको, ठीक है। एडजॉर्मेंट जो मोशन होता है वो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति हो, 50 सदस्यों की इसमें सहमति हो तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही इसको लाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसके तहत सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है और इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक होता है। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक इसके अंदर जो है 2 घंटे 30 मिनट तक इस पर चर्चा होनी जो है आवश्यक होती। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कैबिनेट सचिव है वो शामिल नहीं आपसे पूछा है। तो जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री ये होते हैं, राज्य मंत्री हो गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए, ठीक है, और तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। आपका जो आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी। जितने भी जो आपकी कैबिनेट बनाई जाती है वो जो टोटल होती है प्रधानमंत्री को मिला के वो 15% तक, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 91वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया है? 15% से अधिक नहीं होगी, इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर है भाई? डन। चलिए, निम्न में से कौन सा संसद से सम्मिलित नहीं है? आहूत करना, स्त्रावसन करना, विघटन करना, बर्खास्त करना, ठीक है। तो हम बात करें डी जो है आपका बर्खास्त करना। देखिए, भारत की संसदीय शब्दावली के से संबंधित नहीं है ये बर्खास्त करना। संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए जो है सम्मन, आहूत का मतलब क्या होता है? सम्मन, ठीक है, SUMMON, सम्मन करेगा। उनके अधिवेशनों का जो है स्त्रावसन करेगा और लोकसभा का जो है विघटन कर सकेगा, ठीक है, डिसॉल्व बोलते हैं जैसे। तो ये बर्खास्त करना, ये तो किसी पद से हो गया ना, किसी को बर्खास्त कर दिया जैसे उसके पद से। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जैसे अभी ओम बिरला है, तो वो जो है प्रमाणित करता है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक मतलब मनी बिल्स है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका जो मतलब अंतिम निर्णय माना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 117 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। किसमें? याद रखना है आपको, राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा के अंदर जो है लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विषय सम्मिलित हों: किसी कर का अधिरोपण या फिर अबोलिशन जिसे उत्सादन बोलते हैं, या फिर रेमिशन परिहार, परिवर्तन अल्टरेशन, ठीक है। और इसके साथ बात करें भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रतिभूति देने
भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, किसी व्यय को भारित करना आदि जो है विषय हो उसके अंदर, तभी उसको क्या है, धन विधेयक माना जाएगा। समझ आ गया? ठीक है भाई। देखिए इसमें दो बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल 117 तो किसके लिए है? धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा में केवल लोकसभा में प्रस्तावित होगा। धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति है वो संसद के लोकसभा के सदस्यों से जो है इसका जो है गठन होता है, लोकसभा के सदस्यों से। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं जिसे प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति एक स्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है जिसमें 30 सदस्य, लाइट ऑन करिए, 30 सदस्य। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है जिसमें सबसे बड़ी संसदीय समिति है और जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके जो सभी सदस्य हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। सदस्य इसमें 30 हो गए और वो सारे सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ठीक है, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? इंपॉर्टेंट है। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, तभी उसको मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त होगी। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण होती है जितना कि रूलिंग पार्टी होती है जो सत्ता पक्ष होती है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल अपोजिशन पार्टी होता है। विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है जिसकी सदस्यता जो संख्या है उस सदन के 1/10 भाग के बराबर होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में, लोकसभा में तो 55 होने आवश्यक होते हैं और राज्यसभा में 25 होने आवश्यक होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो संविधान का आर्टिकल 108 है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आप बताओगे 108 में। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण, मतलब दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों का एक कंबाइंड संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाएगा और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए, बुला तो राष्ट्रपति रहा है लेकिन याद रखना है अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर ही करेगा। ठीक है भाई। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति नहीं करना है। लोक लेखा समिति की बात आए तो उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है लोक लेखा समिति है, इसकी नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वर्ष 1967 में, 1967 हम बात करें, 1967 से परंपरा रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो लोकलेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति भी, एस्टीमेट कमेटी जो है कि जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। ठीक है, समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है और लोकलेखा समिति सरकार के जो व्यय हैं उनके व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का जो है लेखा जोखा जांच करती है, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए प्रावधान। जैसे कोई भी
मान लो किसी चीज़ के लिए बजट, किसी चीज़ के लिए धन दिया गया है तो उस पे ही खर्च हो, ऐसा जो है ये मतलब उस पे ध्यान रखते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1 पार्लियामेंट का, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में भी हम इतने ही क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेली आपको करंट अफेयर मिलेगी, डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसके साथ साथ बिल्कुल फ्री में, और इसके साथ साथ आपको डेली यहाँ पर स्टैटिक जीके मिलेगी, डेली स्टैटिक जीके फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको और बहुत सारे नोट्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी अभी जो ट्रेंडिंग करंट अफेयर होती है, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, तो वो सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको, सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, ठीक है, जीके बाय गोस्वामी सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इंस्टा पे फॉलो कर लें, ताकि आपको वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करने को मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो सारी टेलीग्राम पे डालता हूँ। अभी एनसीईआरटी पॉलिटी की बात करें तो आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पॉलिटी, ठीक है, POLITY, ये लिखना है @ और आप जाके जुड़ जाइए और पहले वाले सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इस बुक से आपकी। ठीक है, और शुरुआत कर रहे हैं तो आप लुसेंट पढ़े सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप यदि अच्छा मतलब करना चाहते हैं और भी, तो आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हैं स्पेशल पॉलिटी के लिए। और यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को स्किप कर देते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।